हेलो एवरीवन, पीके रोहिला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने जो बजट फाइल की बात की थी, एक्सेल फाइल की, जिला झुंझुनू से संबंधित थी या उससे संबंधित और भी किसी जिले में लागू हुई थी वो है फॉर्मेट, तो उनके लिए थी। आज एक और फॉर्मेट है, जिस भी जिले में ये लागू है वो इसको काम में ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन नाम से शीट है ये, पहली शीट। यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहले आपको बजट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है वो बेसिक जानकारी यहाँ दी गई है, आप देख सकते हैं। आईफार्मस 2.0 द्वारा सेकेंडरी और एलिमेंट्री विभाग की स्वीकृत पदों का विवरण ऑल हेड करके हम रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। पीओ अधीनस्थ एलिमेंट्री स्टाफ कार्मिकों की सलाह दर्पण से स्वीकृत बजट हेड के अनुसार जो स्वीकृत कार्य पदों का नाम वाइज आता है फोटो सहित, वो आप निकाल सकते हैं। मध्यवारिक पदों का विवरण, इस माह का नामांकन भी सलाह दर्पण से डाउनलोड करके ले जाना है। राजकोष से एक्सपेंडिचर निम्न अवधियों की हेड वाइज ऑल ऑब्जेक्ट हेड की सूची डाउनलोड करनी है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 अगस्त से 31 मार्च तक और 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक। फिक्स पेपर कार्यों का विवरण, उनका नाम, एम्प्लॉय आईडी, नियुक्ति तिथि, मई 26 और जुलाई 26 के वेतन बिलों की इनर शीट की कॉपी, इंक्रीमेंट आदेश की कॉपी, पिछले सालों की बनाई हुई बजट की ऑफिस कॉपी, चालान फाइल जिसमें गत वर्षों के एवं इस वर्ष के चालान 26, 27 और 27 28 में सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की सूची, टी बिलों की सूची, ये आपको। इसके अलावा यदि सॉफ्ट कॉपी में भी आपसे मांगी गई है तो पेन ड्राइव में सॉफ्ट कॉपी में भी आपको ले जाना है। तो सबसे पहले बात करते हैं GA1। यहाँ जिन भी जिलों में इस प्रकार का फॉर्मेट अभी प्रचलित है, जैसे आप देख सकते हो, नेम ऑफ स्कूल, सीरियल नंबर, नेम ऑफ एम्प्लॉय, पोस्ट नेम, पे रेंज, पे मैट्रिक्स। तो इसमें आपको क्या करना है, कर्मचारियों का नाम भरना है और उनकी पोस्ट भरनी है, ठीक है, और उनकी पे रेंज बननी है, पे मैट्रिक्स की, जैसे L15 की रेंज जो है वो बननी है। यहाँ प्रथम मार्च 27 को डे वेतन है, यानी अभी फिलहाल जो जुलाई में जो वेतन है, जुलाई 26 में, वो वेतन आपको यहाँ इस कॉलम में लिखना है। इसमें आपको जुलाई का वेतन लिखना है और आगे जो कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिक हो जाएगी। आगे जितनी भी कैलकुलेशन सब ऑटोमेटिक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन इस शीट में आपको ध्यान रखना है, पिछले वाली बजट शीट से अलग है थोड़ी। इसमें आपको ये जो जहाँ जुलाई का आप इंक्रीमेंट लगने के बाद जो बेसिक लिखते हैं, और यहाँ इस कॉलम में आपको जून 26 का मूल वेतन लिखना है। 2 एंट्री यहाँ आपको करनी पड़ेगी मुख्य रूप से, ये जुलाई के वेतन की इसमें और जून 26 का वेतन इस कॉलम में, और बाकी सभी एंट्री है जो बीच की, वो सब कैलकुलेशन यहाँ ऑटोमेटिक है। इसी प्रकार से गजिटेड का योग हो जाएगा। इसी प्रकार से जो नॉन गजिटेड है उनका यहाँ नीचे लिखना है और उनका भी फिर योग ऑटोमेटिक नीचे हो जाएगा। इस शीट में केवल आपको इतने करना है। उसके बाद नीचे जीवन का पार्ट भी है, इसमें अधिकारी का योग, कर्मचारियों का योग ऑटोमेटिक आ जाएगा, गजिटेड नॉन गजिटेड का। और यहाँ महंगाई भत्ता 60%, यहाँ दोनों तरफ 60% ऑटोमेटिक आएगा, आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद महंगाई भत्ता एरिया 2%, यह आपको कैलकुलेट करके लिख लेना है। चयनित वेतनमान एससीपी का कोई आपको यदि एरियर है तो आप इसमें लिख सकते हैं। मकान किराया भत्ता ऑटोमेटिक आएगा, समर्पित अवकाश ऑटोमेटिक आएगा, धुलाई भत्ता यदि आप कोई है ऐसा कार्मिक हेड में, कैशियर भत्ता कोई है तो लिख सकते हैं। बोनस ऑटोमेटिक आएगा, और इस तरफ जो लिखा हुआ बोनस योग्य हेतु कार्मिकों की संख्या, यहाँ ये संख्या आपको जरूर लिखनी है। इस हेड में जितने भी योग्य कार्मिक है, गजिटेड को तो मिलता नहीं है बोनस, इसके अलावा जितने भी योग्य कार्मिक है बोनस हेतु, उनकी संख्या यहाँ आपको लिखनी है और यहाँ अमाउंट ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। इसके अलावा ये जो भी लिखे हुए हैं संख्या, इसमें आपको कुछ भी बदलाव नहीं करना है, इनमें यानी आपको छेड़ना नहीं है। उसके बाद यदि आप कोई फिक्स वेतन में कार्यरत है तो उनका यहाँ आपको लिखना है, और उसके बाद कुल योग ऑटोमेटिक हो जाएगा। यात्रा व्यय कोई है तो लिख सकते हो, चिकित्सा व्यय लिख सकते हो, योग ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 2 प्रपत्र आपके तैयार हो जाएंगे। फिर आगे GA 2 and 4,
GA214 के लिए आप देख सकते हैं वास्तविक व्यय के आंकड़े पिछले 3 सालों के बजट फाइल से देख सकते हैं। आपने यदि कोई व्यय किए हैं स्टेशनरी पे, कार्यालय व्यय में, तो लिख सकते हैं। यदि आपके नहीं लागू है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसके अलावा वास्तविक व्यय के आंकड़े हैं अगस्त 25 से मार्च 26 तक, यदि आपने वास्तव में इन पर को खर्च किए हैं तो यहाँ लिखने हैं। अप्रैल 26 से जुलाई 27 तक, यदि आपने अप्रैल 26 से जुलाई 26 तक यदि आपने वो खर्च किया है तो यहाँ लिखेंगे। और फिर अगस्त 26 से मार्च 27 तक का संभावित व्यय है चालू वर्ष, वो आपको यहाँ लिखना है। इसमें भी होगा, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा पूरा। और नीचे जो प्रपत्र है GA4 उसका पृष्ठ 2, इसमें योग अधिकारी कर्मचारी, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इस तरफ यहाँ ये योग ऑटोमेटिक आ गए हैं दोनों तरफ के। महंगाई भत्ता भी ऑटोमेटिक आ चुका है, जितने भी थे वो ऑटोमेटिक आ गए हैं। तो यहाँ कुछ नहीं लिखना है। इस तरफ जो आपने पहले भरा था वहां से पूरा डाटा ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। और यहाँ जो संवेतन है इसमें बजट फाइल से आप पहले की बजट में से लिख सकते हैं। पिछली बार की आपकी ऑफिस कॉपी पड़ी हुई उसमें से देख लिख सकते हैं 3 वर्षों के। उसके बाद यहाँ पे अप्रैल से मार्च तक का, अप्रैल 25 से मार्च 26 तक का आप एक्सपेंडिचर डाउनलोड करके लिख सकते हैं, ये 25-26 के अंदर। और आय व्यय अनुमानक 26-27 ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा यहाँ से, ये जो राशि ऑटोमेटिक आएगी यहाँ पे। और इस अवधि में अगस्त 25 से मार्च 26 तक आपने कितना व्यय कर दिया है एक्सपेंडिचर से डाउनलोड करके हमें लिखना है। राजकोष से एक्सपेंडिचर डाउनलोड करके दोनों डाटा यहाँ लिखना है। और यहाँ भी योग ऑटोमेटिक हो जाएगा। और ये फिर आगे जो कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिक है, इसमें भी आपको फिर आगे कुछ नहीं करना है। और आगे यात्रा व्यय, चिकित्सा व्यय कोई है तो उसकी एंट्री आपको यहाँ कर देनी है और योग उसमें ऑटोमेटिक हो जाएगा। आगे एक्सपेंडिचर है, ये आप देख सकते हैं एक्सपेंडिचर है। इसमें भी आपको यात्रा व्यय, चिकित्सा व्यय इस अवधि में दी गई अवधि अलग अलग है। अगस्त 25 से मार्च 26 तक की है, उनका इसमें लिखना है। अप्रैल 25 से मार्च 26 तक की अवधि का इसमें लिखना है। इसी प्रकार से एक और अवधि है अप्रैल 26 से जुलाई 26 तक का, नीचे इसमें लिखना है। इसमें हेड वाइज लिखना है, केवल वेतन का, संवेतन का इसमें लिखना है। यात्रा व्यय, चिकित्सा व्यय, कार्यालय व्यय जो भी आपकी लागू है वो लिखना है। योग ऑटोमेटिक आ जाएगा। यदि नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से लगभग बजट आपका बहुत ही ईजी हो चुका है। रिटायरमेंट होने वाले कार्मिकों की सूचना यहाँ आपको देनी है। इसके अलावा स्वीकृत पोस्ट कार्यरत वो सूचना आपको यहाँ देनी है। वर्दी, जितने भी आपके सहायक कर्मचारी है जिनको वर्दी दे है उनको यहाँ आपको सूचना देनी है। इसके बाद संवेतन करना जो महत्वपूर्ण है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये ऑटोमेटिक है। यहाँ से ऑटोमेटिक आपको सारी गणना ऑटोमेटिक हो जाएगी। केवल आपको जुलाई 26 तक का वास्तविक हुए ये भी आप जब उस शीट में भरोगे वहां से ऑटोमेटिक यहाँ कॉपी हो जाएगा। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है। ये सबसे महत्वपूर्ण है पे डिमांड वाला। इसके अलावा GA3 है जिसमें चालान से संबंधित जानकारी है, तो ये आप पिछले बजट फाइल से दे सकते हैं और वर्तमान में जो आपकी आय की रिपोर्ट है उससे दे सकते हैं। GA3 है, ये भी आपको अवधि अनुसार आपको इसमें जो भी आय आपकी प्राप्त हुई है TC से, प्रवेश से या अध्यय भुगतान की वसूली से, कोई नीलामी से, तो इसमें आपको उस दी गई अवधि के अंदर फिल करना है। संविदा पर कोई कार्य भी कार्यरत है उसकी सूचना आपको देनी है। इसके अलावा बहुत से फॉर्मेट है इसके अंदर, जैसे सैंक्शन स्टाफ, स्वीकृत पदों का विवरण है, इस प्रकार से वर्किंग का है, इसी प्रकार से वैकेंट का है। तो जो भी आपके जिस प्रकार से आपके मांगे गए हैं प्रारूप वो आप दे सकते हैं। कई बार ये विविध आय पत्र भी मांगते हैं, या आपको विविध आय किसी से हुई है इस अवधि में तो आप लिख सकते हैं अन्य आय में। इसके अलावा शिक्षा आय, फीस आय और नीलामी से आय, ये अलग अलग वहीं पर पत्र है, वहीं सूचना इसमें अलग अलग ले ली गई है। तो यदि आपकी लागू तो इसको आप काम में ले सकते हैं। तो ये एक्सेल शीट आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पासवर्ड प्रोटेक्टेड मिलेगी, लिमिटेड वर्जन में है। यदि आपको इसकी कंप्लीट एक्सेल शीट बिना पासवर्ड प्रोटेक्टेड चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होइए और टेलीग्राम पर मैसेज करें, आपको बहुत ही कम कीमत पर ये उपलब्ध करवाई जाएगी। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है और चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।